दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपके लिए ये पार्ट लेके आए हैं 13वां। अब तक हम 12 पार्ट टोटल इसके अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रियल PYQ आपको कराने वाले हैं। तो आपका चाहे सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो रहने वाली है। अगर आप सीटेट में CTP के पूरे 30 में 30 स्कोर करना चाहते हैं तो यह PYQ वीडियो आखिर तक आप जरूर देखिए, क्योंकि यही सवाल सीटेट में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में दिए गए सभी CTP PYQ पूरी तरह से NCERT आधारित हैं। अगर आपका लक्ष्य सीटेट पास करना है तो CTP के PYQ छोड़ना मतलब नंबर खुद काटना है और आप हम वही गलती ठीक करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 30 क्वेश्चन का मतलब 30 क्वेश्चन नहीं होगा। 30 क्वेश्चन का मतलब ये सीधे सीधे होगा 120 प्रश्न। 120 प्लस प्रश्न होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों चारों विकल्प एक एक करके चारों विकल्प को अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपकी तैयारी जो है मजबूत हो जाए। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे, चारों ऑप्शन को समझेंगे। इससे हमारी जो तैयारी है अपने लोगों की वो बहुत मजबूत हो जाएगी। देखो, क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो है वो क्या है? तो देखो, इसमें पहला ऑप्शन है वो है संतुलन। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ बात की गई है वाइगोत्स्की की और यहाँ संतुलन है। तो संतुलन जो यह जो शब्द है ये जीन पियाजे से संबंधित है, क्योंकि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संतुलन से होता है। तो ये संतुलन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जीन पियाजे से संबंधित है। अब देखो अगला विकल्प समझो, बी ऑप्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अब यहाँ पे देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी बच्चा दूसरों के साथ जो बातचीत करके सीखता है। तो ये वाला जो विकल्प है ये हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो तीसरा विकल्प, मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमात्र का समायोजन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? स्कीमात्र का मतलब है स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे स्कीमा समझो। अब देखो यहाँ पे ये शब्द है जो स्कीमा है, ये स्कीमा संबंधित है किससे? स्कीमा प्रारूपों का समायोजन, ये संबंधित है जीन पियाजे से। तो इसलिए हमारा ये भी सही नहीं है, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत की ये अवधारणा है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो देखो, उद्दीपन और जो अनुक्रिया की बात हो रही है तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है, ना कि वाइगोत्स्की से। ये किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है इसमें दूसरा वाला सही है। ठीक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी प्रकार से हम दोस्तों चारों ऑप्शन को लेके एक एक ऑप्शन को लेके अच्छे से सॉल्व करेंगे। इससे क्या है, हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसलिए आपको क्या है? ईमानदार रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे समझो, पहला जो है वो है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। अब देखो, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे जो नैतिकता है वो दंड से बचने पर आधारित होती है, यानी गर्व स्वीकृति पर नहीं। तो ये वाला हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट देखो सेकंड, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो सामाजिक संकुचन जो अनुकूलन है ये क्या है? देखो, यह विकल्प जो है मैं आपको बता दूं, कोहल वर्ग के मानक सोपानों से मेल बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो इसका तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन देखो, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। तो देखो ये क्या है? यह नैतिकता जो है वो दूसरों की स्वीकृति यानी प्रशंसा
और सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित होती है। माता पिता के गर्भ को महत्व देना इसी स्तर की विशेषता है। माता पिता के गर्भ को महत्व देना क्या है, इसी स्तर की विशेषता है। यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ पे कानून और व्यवस्था अनुकूलन, तो कानून और व्यवस्था अनुकूलन क्या है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन प्रमुख होता है, ना कि व्यक्तिगत प्रशंसा। तो इसलिए हमारा क्या है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आज सभी क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत प्यार से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, जिससे कि हमारी जो सीडीपी है बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यानी पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसको एक एक करके समझिएगा। देखो, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी पियाजे के अनुसार, इसका कहने का मतलब ये है कि पियाजे के अनुसार जो बच्चा है, बच्चा स्वयं सक्रिय होकर पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है और ज्ञान का क्या है, निर्माण करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगला देखो, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। अब देखो यहाँ पे वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन कह रहा है, तो ये जो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन की बात हो रही है, तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी बांडुरा से संबंधित है। किससे, ये बांडुरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। ये किससे संबंधित है, बांडुरा से। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। क्या है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। तो ये नैतिक और धार्मिक धारणा है, यानी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास ये नैतिक और धार्मिक धारणा है, ये अधिगम सिद्धांत नहीं है। ये क्या है, अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखो, डी वाला, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो ये क्या है, देखो ये भी क्या है, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन जो है ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जैसे स्किनर का। ठीक है, पुनर्बलन क्या किसका है, स्किनर का। ये भी पियाजे का नहीं है, तो ये नहीं है। तो सबसे जो अच्छा वाला ऑप्शन है हमारा वो क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम चारों जो ऑप्शन को पकड़ के करेंगे तो एक एक चीज़ हमारे दिमाग में सेट होती चलेगी और सीडीपी है वो बहुत मजबूत भी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा, यहाँ पे स्कीम लिखा है, यहाँ पे स्कीमा पढ़ना है आपको। स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो क्रियाओं को जाना जाता है, इन दोनों क्रियाओं को क्या जाना जाता है, क्या समायोजन और अनुकूलन के रूप में। अब देखो यहाँ पे समझो, देखो अनुकूलन कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समावेशन प्लस समायोजन का संयुक्त परिणाम होता है। तो इसलिए हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, तो समावेशन और अनुकूलन क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे भी प्रक्रियाओं की शुद्ध जोड़ी नहीं है, यहाँ पे भी, तो ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है ये देखिए साम्यीकरण और संशोधन, इसे पढ़ना आप साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। तो देखो ये क्या है, यह पियाजे की मूल शब्दावली नहीं है, यानी साम्यीकरण और संशोधन यह पियाजे की मूल शब्दावली नहीं है, तो ये भी आपका सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो समावेशन और समायोजन के रूप में, तो देखो समावेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समावेशन समझाता हूँ। समावेशन का मतलब समझ लो, क्योंकि पेपर में यहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समावेशन क्या होता है, देखो नई जानकारी को पुरानी योजना में शामिल करना, यानी कोई नई जानकारी है, नई जानकारी को पुरानी योजना में शामिल करना क्या कहलाएगा, समावेशन कहलाता है। अच्छा, जो समायोजन शब्द है, समायोजन क्या है, तो समायोजन में क्या है, नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजना में परिवर्तन करना, यानी नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजना में क्या है, परिवर्तन करना, इसी को हम, यह संशोधन करना, इसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो। देखो कह रहा है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण
एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। खोज को प्रोत्साहन देता है। देखो, प्रगतिशील अगर कक्षा की बात हो रही है तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक का कार्य बच्चों को स्वयं खोजने, प्रश्न पूछने और अनुभव के माध्यम से सीखने के अवसर देना है। तो इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव विकल्प है। अगला देखो, नियामक। अगला जो बी ऑप्शन है हमारा वो कह रहा है नियामक है। तो देखो यहाँ पे समझो, यह पारंपरिक शिक्षक केंद्रित कक्षा की विशेषता है, ना कि प्रगतिशील कक्षा की। तो इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, समावेशन को हतोत्साहित करता है। अब देखो, प्रगतिशील कक्षा समावेशन को बढ़ावा देती है, ना कि हतोत्साहित करना। तो ये भी आपका क्या है, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आवृत्ति को बढ़ावा देता है। क्या है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। मैं आपको बता दूं, देखो आवृत्ति जो होती है वो व्यवहारवादी अधिगम से संबंधित होती है, इसका प्रगतिशील शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं होता। तो हमारा ये भी विकल्प बिल्कुल गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, हार्वर्ड गार्डनर का आ गया। ठीक है, मैंने दोस्तों सीडीपी के लगभग में 18 से 20 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे कवर करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट से जाके एक एक पढ़ सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या कह रहा है, ए ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। देखो, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। अब इसको समझो। देखो, सिद्धांत यह नहीं कहता कि हर विषय को 8 तरीकों से ही पढ़ाया जाए, ये सिद्धांत नहीं कहता है। तो ये क्या है, गलत है। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। देखो, बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से मापा जा सकता है, ऐसा ये गार्डनर की अवधारणा नहीं है। ये गार्डनर की अवधारणा का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को रूपरेखा की तरह क्या है, ग्रहण करे। रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखो, यहाँ पे समझो, बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षकों को विविध शिक्षण विधियां अपनाने की रूपरेखा प्रदान करता है। इसका मतलब आप कह सकते हो ये जो ऑप्शन है ये आपका पॉजिटिव है। अब देखो, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो इस ऑप्शन को आप देखिएगा थोड़ा सा, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक बार मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं चेक कर देता हूँ इसका, इसमें कहीं पे मुझे मिस्टेक लग रहा है। नहीं, क्वेश्चन सही है। चलिए, जो ऑप्शन है आपका वो सही है, यानी क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो देखो, मैं आपको बता दूं, गार्डनर है ना, क्षमता जो होती है वो स्थायी होती है और नहीं बदलती। गार्डनर बुद्धि को विकसित होने योग्य मानते हैं। गार्डनर जो है वो बुद्धि को विकसित होने लायक मानते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम आपको अब एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चुन के लेके आएंगे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? पहला समझो, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। देखो, वाइगोत्स्की इसे अहम केंद्रित नहीं मानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाइगोत्स्की अहम केंद्रित नहीं मानते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखो, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, देखो जो पियाजे है, पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पियाजे जो है वो अहम केंद्रित भाषा कहेगा, ये बिल्कुल सही है। और जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या के लिए क्या है,
निजी भाषा जिससे बच्चा अपनी क्रियाओं को क्या कर सके, जिससे बच्चा जो अपनी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। इसका मतलब हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये पॉजिटिव है, ये ऑप्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी खोजबीन करेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको समझिए। देखो यह जो दोनों सिद्धांत हैं, ये दोनों सिद्धांत मेल नहीं खाता है, ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो मेल नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारा जो है ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पियाजे इसे सामाजिक अंतःक्रिया और वाइगोत्स्की खोजबीन मानेंगे, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, तो यह व्याख्या भी इनकी गलत है, दोनों इसे माता के अनुकरण के रूप में मानेंगे, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है लिंग है, तो लिंग क्या है, लिंग क्या एक जैविक सत्ता है। अब यहाँ पे समझो मेरी बात, लिंग जो है वो जैविक आधार पर निर्धारित होता है, लिंग जो है वो जैविक आधार पर निर्धारित होता है, इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन है वो पॉजिटिव है। शारीरिक संरचना, तो देखो यह अपूर्ण परिभाषा है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। सहज गुण, लिंग केवल गुण नहीं है, लिंग जो है वो केवल गुण नहीं है। सामाजिक संरचना, तो यह जेंडर की विशेषता है, लिंग की नहीं है। सामाजिक संरचना जो है वो जेंडर की विशेषता है, यह लिंग की नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कोई भी इसमें समस्या आपको नहीं आएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो देखो पहला ऑप्शन, चलो इसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो देखो चलो और उसके कहने से, उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो ये क्या है, ये दबाव है, ये दबाव है और जल्दी कराने पर आधारित है, ये कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं हुई, ये कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं हुई। दूसरा विकल्प देखो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, यानी तुलना करने से जो प्रेरणा है घटती है। यहाँ क्या हो रही है, यहाँ तुलना हो रही है, बच्चे के जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुँचाती है, तो इसलिए हमारा क्या है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखो, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, यानी काम जो है वो जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, तो ये तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी इसका मतलब क्या है, ये बाह्य प्रेरणा है। क्या है, ये बाह्य प्रेरणा है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखो, इसे करने की तुम कोशिश करो तुम सीख जाओगे। अब देखो इसे करने की तुम कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो यह जो कथन है बच्चे के सीखने के प्रयास और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जो सीखने के प्रयास और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि भैया ये आंतरिक प्रेरणा की विशेषता है, ये क्या है, आंतरिक प्रेरणा की विशेषता है, इसलिए हमारा क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपकी सीडीपी जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, उनमें चिंता और डर पैदा करके। अब यहाँ पे समझो, देखो भय प्रेरणा को स्थायी नहीं बनाता है, यानी इसमें चिंता और डर की बात हो रही है, तो जो भय है भय प्रेरणा को स्थायी नहीं बनाता है। अगला देखो, प्रत्योगात्मक परीक्षण से, तो देखो यह जो है वो बाह्य दबाव पर आधारित है, ये जो है प्रत्योगात्मक परीक्षण है ये बाह्य दबाव पर आधारित है, तो ये भी आपका गलत है। अगला समझो, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। देखो आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब विद्यार्थी अपने लक्ष्य तय करे और दक्षता विकसित करे, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव है।
अगला देखो, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टोपी। अब इनाम देकर जैसे टोपी, तो ये आपकी क्या है, बाह्य प्रेरणा है। क्या है, बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि भाई किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन क्या है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो देखो सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना और सीखने को आनंददायक बनाना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में जिज्ञासा, रुचि और सीखने का आनंद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। अब देखो बी ऑप्शन, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्या स्मरण करने में अच्छे बने। अब देखो यहाँ पे जो रटकर याद करने का अभ्यास कराना, मतलब यह यांत्रिक अधिगम है, इसलिए ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान कर सकें, जिससे वे शिक्षक का क्या करें, सम्मान करें। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के भाई विरुद्ध है, ये जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के विरुद्ध है, ये नहीं है। नेक्स्ट है देखो, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। यानी यह जो है केवल परीक्षा अंक पर ध्यान देना, ये समग्र विकास को नज़रअंदाज कर रहा है। ये जो है ये बच्चे के समग्र विकास को क्या है, नज़रअंदाज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको कमेंट करके बताना है आज की जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है। वीडियो देखकर आपको आनंद आ रहा है, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी और एक एक चीज़ आप सीख भी जाओगे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखो, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब देखो तुलना आधारित मूल्यांकन प्रभावी नहीं माना जाता है। जहाँ पे भी तुलनात्मक दिख जाए या तुलना दिख जाए तो नेगेटिव होगा, ठीक है। शारीरिक दंड, तो देखो यह निषिद्ध और प्रतिकूल है, ये आपका नहीं है सही। नेक्स्ट है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तो देखो प्रभावशाली जो विद्यालय है, प्रभावशाली विद्यालय बाल केंद्रित और व्यक्तिगत अधिगम पर बल देता है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए आपका फिर से आ गया प्रतियोगात्मक कक्षा। तो प्रतियोगात्मक कक्षा का मतलब है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा जो है वो नकारात्मक हो सकती है। यानी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा जो है वो नकारात्मक हो सकती है, इसलिए हमारा जो है वो यहाँ पे ए वाला वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है आपको। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे समझो, देखो पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखो सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब है यह सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत है, ना कि शीर्ष पदाभिमुख। तो इसका आपका ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, इसका मतलब यह एकीकरण सिद्धांत है। ये क्या है, एकीकरण सिद्धांत है। नेक्स्ट है सिर से पैर की ओर। तो देखो सिर से पैर की ओर मतलब विकास का अर्थ होता है दोस्तों, विकास यानी शीर्ष जो पदाभिमुख है सिपेलोकोडल है, तो विकास का अर्थ है सिर से पैर की ओर, यानी पहले गर्दन पर नियंत्रण, फिर बैठना और फिर चलना। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगला वाला, अगला आपका क्या है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। तो ये भी आपका सही नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भाई भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है ये आपको देखना है। देखो पहला ऑप्शन है वो है जन्म पूर्व का समय। अब जन्म पूर्व का समय का मतलब है गर्भावस्था में ध्वनियाँ सुनने की क्षमता विकसित होती है, पर भाषा अधिगम नहीं। क्या है,
भाषा अधिगम नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मध्य बचपन का समय। तो जो मध्य बचपन का समय है, इस समय भाषा विकसित होती है, पर यह संवेदनशील काल नहीं है। नेक्स्ट है वयस्कावस्था। तो वयस्कावस्था में क्या होता है, वयस्कावस्था में बच्चा जो है वो सीखना संभव है, यानी वयस्कावस्था में भाषा जो है भाषा सीखना संभव है, लेकिन प्राकृतिक भाषा अधिगम कठिन होता है। तो ये वयस्का व्यवस्था भी गलत है। प्रारंभिक बचपन का समय। तो देखो, प्रारंभिक जो बचपन का समय है ये सही है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष का सामान्य 0 से 6 वर्ष का जो समय है वो भाषा विकास का संवेदनशील काल होता है। इस समय जो बच्चा है, बच्चा को स्वाभाविक रूप से और तेजी से सीखता है। इस समय जो बच्चा है, बच्चा भाषा को स्वाभाविक रूप से और तेजी के साथ सीखता है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक 6 वर्ष की लड़की है, वो खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों हैं खिलाड़ी और उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो देखो, ऑप्शन को पढ़ो और ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आंसर क्लियर होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता और पर्यावरण। अब देखो माता पिता खिलाड़ी हैं, तो ये क्या है, अनुवांशिकता है। और जो नियमित प्रशिक्षण की बात हो रही है, इसमें नियमित प्रशिक्षण की बात हो रही है, तो ये पर्यावरण यानी एनसीईआरटी, अगर मैं बात कहूँ एनसीईआरटी स्पष्ट करता है कि जो अधिगम क्षमताएं हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त क्रिया का परिणाम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन पॉजिटिव है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास। तो देखो, वृद्धि और विकास की बात करें तो प्रश्न शारीरिक है, खेल क्षमता से जुड़ा है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। देखो, स्वास्थ्य जो सहायक है और मूल सिद्धांत नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अनुशासन और पौष्टिकता। क्या यह सहायक है? यह सहायक हैं, पर मूल कारण ये भी नहीं है, ठीक है। तो जो सही जवाब हमारा होगा वो क्या होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, कई बार पेपर में बन चुका है, इसको आप गलत नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हैं, यानी गौण वाहक हैं, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। सामाजिकरण का एजेंट हो सकता है, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। परिवार और पास पड़ोस। देखो, परिवार और पास पड़ोस की अगर हम बात करें तो ये सीमित भूमिका निभाते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस। तो देखो, पास पड़ोस औपचारिक सामाजिकरण एजेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। जो आपका पास पड़ोस है ये भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो देखो, जो परिवार है, जो आपका यहाँ पे कह रहा है विद्यालय और निकटतम परिवार, तो यहाँ पे देखिए समझिए, जो सी ऑप्शन है वो है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो यहाँ पे देखो, जो आपका परिवार है ये प्राथमिक, अगर हम परिवार की बात करें तो जो परिवार है वो प्राथमिक सामाजिकरण है, और जो आपका विद्यालय है ये द्वितीय सामाजिकरण है। तो सबसे प्रभावी सामाजिकरण के एजेंट हैं, इसका मतलब ये वाला जो है सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है परिवार और रिश्तेदार। तो देखो, परिवार और रिश्तेदारों की कोई भी भूमिका होती नहीं है, तो ये आपका गलत है। मेरे हिसाब से ये भी दोनों गलत हैं, और जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा और इसके बाद जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक सेकेंड रुकिए। चलिए पहले इस ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य।
यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए निकटतम परिवार के पड़ोस, निकटतम जो परिवार है ये पड़ोस की भूमिका जो है छूट जाती है, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सबसे सही अगर हम बात करें तो विद्यालय और पास पड़ोस है। क्या है? विद्यालय और पास पड़ोस है, क्योंकि विद्यालय की भूमिका जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विविध सामाजिक अनुभव मिलते हैं। तो विद्यालय और पास पड़ोस जो है वो NCERT के अनुसार सामाजिकरण में ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी सुनने में असमर्थ बच्चा है। ठीक है, जब सुनने में असमर्थ बच्चा है तो पहला ऑप्शन समझो, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो देखो विशेष विद्यालय में ही भेजना चाहिए। NCERT के समावेशी शिक्षा के क्या है, ये विरुद्ध है, ये उस समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, सिद्धांत के विरुद्ध है, ये सही नहीं होगा। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा और उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो केवल व्यावसायिक शिक्षा क्षमताओं को सीमित मानता है, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसको उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो देखो उपयुक्त संसाधन मिलने पर नियमित विद्यालय में सफल यानी समावेशी शिक्षा का क्या है, ये मूल विचार है। तो ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो कभी समान प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, इसका मतलब ये नकारात्मक और असत्य कथन है, तो ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। तो प्रतिभावान विद्यार्थी की कौन सी है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। आक्रामक और कुंठित जो है वो ये समानता नहीं है, ये भैया नहीं है। ठीक है, प्रतिभावान विद्यार्थी की यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इस बात को समझो। देखो चुनौतीपूर्ण गतिविधियां ना मिलने पर ऊबना और कम प्रेरणा, NCERT के अनुसार मैं बता रहा हूँ, प्रतिभाशाली बच्चों को चुनौती चाहिए, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। नेक्स्ट है वह बहुत ही तुनक मिजाज है, वह बहुत ही तुनक मिजाज है। तो देखो यहाँ बहुत तुनक मिजाज का मतलब है सामान्यीकरण, तो ये भी हमारा सही नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ पैर थपथपाना, डोलना आदि। तो ये रूढ़ व्यवहार है। हाथ थपथपाना यह विशेष आवश्यकता से जुड़ा व्यवहार हो सकता है, तो ये भी हमारा सही नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन को समझिएगा, फिर इसके बाद जवाब दीजिएगा। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देती है। यानी एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में जो है वो प्रभावी अधिगम को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। तो देखो पहला ऑप्शन, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना। अब देखो यहाँ पुरस्कार जब दे रहे हैं, जब शिक्षक जो है वो पुरस्कार दे रहा है तो ये वहाँ प्रेरणा है, यानी सीमित प्रभाव है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो देखो ड्रिल और अभ्यास क्या है, ड्रिल और अभ्यास यांत्रिक अधिगम है, तो ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। अब देखो प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है यहाँ पे, यानी सभी बच्चों के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, ये प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, तो ये गलत है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही लाइन है। और NCERT का अनुभवात्मक एवं अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत है ये, तो ये जीवन से जुड़ा अधिगम है, ये बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, इसके बाद समझो। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आप बच्चों के बारे में समझिएगा। देखो
बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। देखो बच्चे जो होते हैं वो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं। आप कहोगे बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं वो समस्या समाधानकर्ता होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। तो हाँ, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। बच्चे पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषक हैं। तो बिल्कुल सही है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। यानी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 कहाँ पे है? ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा है, बेहतरीन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो इसको आप समझिएगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो प्रभावी है? तो देखो यहाँ पे पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए संप्रत्यय अपने आप समझा जाना चाहिए। तो देखो पुराने प्रत्ययों से बिना संदर्भ के नए प्रत्यय समझना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई नए ज्ञान का निर्माण जो है वो पूर्व ज्ञान से जोड़कर होता है। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत, यहाँ पे चेक करता हूँ मिसप्रिंट है क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है वो कि भाई याद करने के लिए कहकर विचारों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो देखो गलत विचारों को केवल याद कराने के लिए सही विचारों में बदलना, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रटंत अधिगम को बढ़ावा संप्रत्यात्मक परिवर्तन नहीं है, रटंत अधिगम को बढ़ाता है। तो इसलिए हमारा ये भी सही नहीं है। अब देखो अगला विकल्प, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे देखो उदाहरण और तर्क का प्रयोग हो रहा है, तो इसके अनुसार क्या है? ये निर्माणवादी दृष्टिकोण है। ये क्या है? निर्माणवादी दृष्टिकोण है। निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? अवधारणा अनुभव, उदाहरण और तर्क से विकसित होती है। इसका मतलब हमारा ये पॉजिटिव है। अब देखो चौथा वाला, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो देखो दंड से भय उत्पन्न होता है, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। तो हमारा ए भी ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सब प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ज़रा ध्यान से लीजिएगा। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पे सहयोगात्मक और बाल केंद्रित वातावरण में जो अधिगम होगा वो सर्वाधिक प्रभावी होगा, इसलिए ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। शिक्षक एकाधिकार है और आदेशात्मक शैली है, तो ये बाल केंद्रित नहीं है। ये क्या है? बाल केंद्रित नहीं है, इसलिए ये गलत है। जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तो देखो केवल पढ़ना लिखना और गणित पर बल, ये समग्र विकास की उपेक्षा है। तो ये समग्र विकास की क्या है? उपेक्षा है। ये भी आपका सही नहीं है। अगला देखो यहाँ पे, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो देखो शिक्षक आगे रह रहा है, विद्यार्थी निष्क्रिय है, तो ये पारंपरिक और निष्क्रिय अधिगम है। तो ये भी हमारा सही नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? कि बच्चे की स्मृतियां पहले से मंडारित होती हैं, पहले से यहाँ पे भंडारित होगा। एक मिनट चेक करता हूँ, ये शब्द में मिस्टेक लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे भंडारित है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये मंडारित नहीं है, यहाँ पे भंडारित शब्द है।
बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। तो देखो बच्चा जो है, बच्चा पूर्व अनुभवों के आधार पर पहचान कर रहा है। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पूर्व अनुभवों के आधार पर पहचान कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, यानी भाषा के माध्यम से विचार को क्या है, वो व्यक्त कर पा रहा है। इसका मतलब ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो पक्षी की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो विकसित हो चुकी है। यानी ए बी सी आपके तीनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ए बी सी। चलिए 1 मिनट इसमें चेक करते हैं, कुछ डॉट मुझे लग रहा है यहाँ पे। चलिए मेरे हिसाब से मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया है, ए बी सी तीनों ही सही हैं। आप एक बार चेक करिएगा और बताइएगा कहीं आपके हिसाब से ये बी और सी तो नहीं है सही, बी और सी। ठीक है, ये वाला बी है ऑप्शन, ये आपका सी है। तो इसको एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने तो अपना आंसर आपको दे दिया है, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता दें, अगर आपको सीटेट के चाहे आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2, अगर आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, पहली बार में आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के PYQ चाहिए, PYQ, तो आपको PYQ भी मिल जाएंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। ऑल सब्जेक्ट के आपको PYQ भी मिल जाएंगे, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखो, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो किस विधि को वरीयता देंगे ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वो है देखो सहयोगी प्रोजेक्ट। अब सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। किससे? सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, यानी ZPD, तो यही तो ZPD है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण। तो देखो मानकीकृत परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत और स्तर है, सामाजिक अधिगम को ये नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न। तो तथ्यों पर जो प्रत्यय स्मरण के जो प्रश्न हैं ये रटंत ज्ञान पर आधारित हैं। ये किस पर है? ये रटने पर आधारित हैं, रटंत ज्ञान पर आधारित होते हैं। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो सामाजिक सहयोग और संवाद का मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, अपने सभी ग्रुप में सभी भाई बहनों को शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है भैया बच्चों से मतलब समान व मानक तरीके, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यहाँ पे उपेक्षा हो रही है। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं क्यों हो रही है? उपेक्षा हो रही है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना, यानी अंकों के आधार पर आप अलग करना है, यानी लेबलिंग को बढ़ावा देना है। लेबलिंग को क्या है? बढ़ावा देना है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, यानी बातचीत व दृष्टिकोण को महत्व देना क्या है? ये बाल केंद्रित शिक्षा का मूल आधार है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना। तो देखो कठोर नियम लागू करना यानी भय उत्पन्न करना है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन के साथ अपने लोग चलेंगे। अच्छा उदाहरण है, अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आकलन। तो दोस्तों ये भी टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आकलन के बिना समझो पेपर छपता नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। भय और तनाव जो है वो अधिगम में बाधक है। अधिगम में क्या है? बाधक है। नेक्स्ट है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो।
तो देखो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना। सीखने में क्या है? सुधार करना। इसलिए ये वाला ऑप्शन है, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है केवल एक बार। केवल एक बार वर्ष के अंत में। तो देखो केवल एक बार वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये सतत आकलन के विरुद्ध है। ये क्या है? सतत आकलन के विरुद्ध है, तो ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। अब जहाँ पे तुलनात्मक मूल्यांकन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है आपका? यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका एनसीएफ से है। दोस्तों एनसीएफ भी आप कर लीजिएगा, मैंने तो करा दिया है, प्लेलिस्ट से आप पढ़ लेना, इसके बिना पेपर आपका छपेगा नहीं, सीटेट का छपता नहीं है। 2 से 3 मार्क्स आपका ये दे के जाएगा। नेक्स्ट है देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी है। सत्तावादी है तो ये बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित नहीं है तो जाहिर सी बात है गलत है। अधिनायकीय दोस्तों अधिनायक है, यानी निर्देशात्मक भूमिका है, तो ये निर्देशात्मक भूमिका, ये भी गलत है। नेक्स्ट है अनुमति परक। ठीक है, अनुमति परक या फिर अनुशासक कहो इसे, तो ये सीखने का केंद्र नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है सुविधादाता, यानी सुविधादाता यानी फैसिलेटर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी एनसीएफ 2005 का मुख्य जो सिद्धांत है वो सुविधादाता का है। शिक्षक क्या है? एक सुविधादाता है, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन कराने में कितना समय लग रहा है, लेकिन दोस्तों हम एक एक चीज़ को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एग्जाम हॉल में कुछ भी आपसे गलत ना हो, क्योंकि 30 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन के बराबर हैं, ये आप ध्यान रखना। अनुसंधान सुझाते हुए एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी अधिगम पर, तो देखो यहाँ पे समझो, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए विद्यार्थी अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं। तो एकमात्र निर्धारक मतलब अन्य कारक भी प्रभावी होते हैं, मतलब ये आपका गलत है। के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, तो ये भी आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सही नहीं है। और पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी आपका सही नहीं है। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दमदार है और समझ में भी आ रहा है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो क्या एक काल्पनिक लक्ष्य है? ये आपका नेगेटिव है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तो ये भी आपका क्या है? नेगेटिव है। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, कथन है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कथन क्या गलत है? क्योंकि यह बच्चों के लिए सुविधा सुविधा की जगह दुविधा, यानी दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस करें, यह आपका सही नहीं है। सही है, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा है तो इसमें अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो देखो सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक सीखते हैं। यानी विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को क्या है? बढ़ाती है। और ये बात सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। तो आपका बी विकल्प पॉजिटिव है।
सही है क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये भी आपका सही नहीं है। गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने ये 30 क्वेश्चन जो थे वो PYQ क्लियर कर लिए। अब आपको कमेंट करके बताना है आज की आपको क्लास कैसी लगी। अगर इसी टाइप की आप क्लास चाहते हैं तो एक बार प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हमें इसी टाइप की क्लास चाहिए, तो हम इसी टाइप की आपको क्लास एग्जाम तक आपके चलाएंगे रेगुलर। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।